हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 ये फुल मॉक टेस्ट 5 होगा। इससे पहले 4 आप लोगों को मॉक टेस्ट दिया जा चुका है। इसमें 100 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी कराते चलता हूं। आपका भी काम है कि साथ में क्वेश्चन करते चलिए और कमेंट बॉक्स में स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हिंदी का, क्योंकि 10 क्वेश्चन हिंदी का 5 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन आते हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। आप बोल कर देखिए, ये अंतस्थ, यर अलावा ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंधकार का प्रवाची शब्द है। अंधकार का प्रवाची शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। प्रवाची में समानार्थक या प्रवाची एक ही होते हैं। तो ये बताइए क्या होता है? तो तिमिर, तिमिर होता है अंधकार का प्रवाची शब्द। टू के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए आपके सामने ऑप्शन में चारों दिखा देता हूँ। इसमें से बताना है कि तरुण जो लिखा जाता है ये कैसे लिखा जाता है, तरुण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, तरुण लिखने का तरीका ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये देखिए कि निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? जो सदा स्त्रीलिंग होता है यह बताना है। इसमें से कौन सा शब्द है जो कि सदा स्त्रीलिंग में ही उपयोग होता है? हिंदी में लिंग 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। ठीक, तो ये जो मक्खी होते हैं ये ऑलवेज इसके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। 4 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? विलोम या विपरार्थक सकारात्मक क्या क्या होता है? जिससे सकारात्मक सोच का या आपको सकारात्मक का हो जाता है, बताइए? नकारात्मक। ठीक, सकारात्मक सोच वाले के विपरार्थक हो जाएगा नकारात्मक सोच वाला, या नकारात्मक के सोच के विपरार्थक सकारात्मक, सकारात्मक के नकारात्मक। ठीक, ये याद रखिएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस वाक्य में स्वरनाम अशुद्ध प्रयोग किया गया है? स्वरनाम जो है ये अशुद्ध प्रयोग किया गया। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे स्वरनाम बोलते हैं। इसमें से बताना है। ये वाक्य पढ़िए, चारों जल्दी जल्दी वाक्य पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तेरे मेरे नहीं होता है सर्वनाम में। ठीक, मैं तुमको एक घड़ी दूंगा हो सकता है, ये तेरे नहीं होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है और शाब्दिक अर्थ बदल देता है, और उपसर्ग शब्द के पहले लगकर शाब्दिक अर्थ बदलता है। तो बहाव, बहाव आओ, अब देखिए लास्ट में आओ आ रहा है, तो बहाव में क्या है? उपसर्ग। प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय कौन लगा है? आओ लगा है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। संधि विच्छेद से पक्का एक क्वेश्चन आता है। तो निराशा का जो सही संधि विच्छेद होता है ये होता है निधन आशा। ये हो जाता है, आपको निराशा बनेगा। तो 8 के आंसर यहाँ पर क्या लगाइएगा? निधन आशा, निराशा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, उसके लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, वैसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में पढ़ा जाता है। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। ठीक, तो 9 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। ये मुहावरा और आपको लोकीतिया पढ़े होंगे। तन पर लता नहीं पान खाए अलबत्ता, ये आपको बताना है। ठीक, कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसकी कुछ कपड़ा उपड़ा ये नहीं है और पान धर कर खा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? पान खाना एक आपको इंडिकेशन है ज़्यादातर। तो ये 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसकी झूठा दिखावा करना। क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और ये आपको देखिए, ये इतना सेंटेंस बड़ा दिया है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। ठीक, तो ये पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन में आपको चारों दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये चारों ऑप्शन में देख लीजिए। यहाँ पर सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली क्या कहलाता है? तो ये डायनेस्टी कहलाता है। ठीक, डायनेस्टी, ये याद रखिएगा। जो कि सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, डायनेस्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द कोस्ट ऑफ इज राइजिंग रेपिडली इन दिस सिटी। इसमें भरना है आपको, क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स है। द कोस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग रेपिडली। ठीक, ये रेपिडली बढ़ रहा है लगातार, तो ये आपको लिविंग हो जाएगा। ठीक, इन दिस सिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज साइनोनेम ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट होता है ना, उसी का आपको डुप्लीकेशन बताइए। डुप्लीकेशन का क्या साइनोनेम होता है? साइनोमिस के समानार्थक वर्ड होता है। तो डुप्लीकेशन का हो जाएगा कॉपीराइट। इसकी एक समान ही तैयार करना, तो कॉपीराइट हो जाएगा इसका। ठीक, 13 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ एग्रीमेंट। का एंटोनेम क्या होता है? सुलह सपाटा करना एग्रीमेंट मिस होता है ना, तो एग्रीमेंट का होता है डिस्कॉर्ड। क्या होता है? डिस्कॉर्ड हो जाएगा। ठीक, 14 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अभी एक्टिव टू पैसिव वॉइस से मैं आपको लगातार क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होते ही आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको स्पीच में जाइएगा, नरेशन जिसे बोला जाता है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में देखिए, ये
द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ये बताना है कि इसका पैसिव भाई क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से सामान्य ज्ञान स्टार्ट होता है। 16/1/1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, दरोगा में भी पिछले बार पूछा हुआ था 22 दिसंबर को प्रीलिम्स एग्जाम में। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें फंडामेंटल राइट की मांग किया गया था उस समय का। तो ये और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम गृह मंत्री या प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, ये याद रखिएगा। 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पाने वाला पहला व्यक्ति था, ये कौन था? ये आपको बताना है निम्नलिखित में से। ये 1991-92 में शुरुआत किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये थे विश्वनाथ आनंद, और विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है? तो ये आपको जो चेस खेला जाता है ना, शतरंज, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य में शुरू की गई? प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य में शुरू की गई, ये आपको बताना है। तो प्रज्ञान भारती योजना एक तरफ से है कि मुफ्त में बुक देना, ये रिसेंट में आपको शुरू किया गया था, और ये आपको 2020 में ही, और ये असम सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, फ्री में बुक देना के बारे में। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, और असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। ठीक, मेघालय में विश्व के सबसे ज़्यादा मानसीराम चेरापूंजी में बारिश होता है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आइस हॉकी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? जो आइस हॉकी है ये किस देश की राष्ट्रीय खेल है, ये आपको बताना है। तो आइस हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? कनाडा का। याद रखिएगा, कनाडा का जो आपको तटीय रेखा है ना, इसकी समुद्र से जो लगता है या बाउंड्री बोला जाए, तटीय रेखा वाला, तटीय रेखा जो होता है समुद्र से जो आपको लगता है बाउंड्री, वो सबसे लंबा है पूरे देशों में बात किया जाए तो। अगर ये पूछे कि कौन से देश का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो हो जाएगा आपका चीन। और पूरे भारत में पूछे कि किसका सबसे ज़्यादा राज्य के साथ अपना लगता है बॉर्डर, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क है उस पर किस पदार्थ की परत होती है, ये आपको बताना है। तो चुंबकीय डिस्क पर किसकी होती है परत? तो होती है आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताना है आपको कि विश्व के सबसे ऊंचा पठार इसमें से कौन सा होगा। तो विश्व के सबसे ऊंचा पठार जो है ये तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार है, ये याद रखिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एस तारापुर समिति का संबंध किससे है? एस जो तारापुर समिति बनाई गई थी, इसका संबंध किससे है? ये आपके सामने ऑप्शन है। एस तारापुर समिति का संबंध है रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तन, रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तन। 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? कहने का मतलब कि संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? जबकि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। दो ध्यान याद रखिएगा, कभी भी धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाएगा संयुक्त बैठक, कभी भी संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाएगा। आपको जो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ये भी याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जो जनरल आपको जो भी अगर दिक्कत होता है तो उस पर बुलाया जाता है। और मिस की संयुक्त बैठक मिस की संसद के दोनों सदन बैठक करते हैं, और ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता आमतौर पर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो ये कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगर ये भी नहीं हो तो देखा जाता है कौन सबसे सीनियर मोस्ट है, उसमें से चुना जाता है और वही अध्यक्षता करते हैं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? सबसे बड़ा भारत में कंटेनर पोर्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऐसे भी पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मिस बंदरगाह पूछ रहा है, तो लगभग 13 अभी जो बड़े पोर्ट हैं भारत में, इसमें सबसे बड़ा पोर्ट जो हो, क्योंकि 13वां अभी बन गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये सबसे बड़े पोर्ट में जवाहरलाल नेहरू जो है ये मुंबई में, तो ये जो पोर्ट है ये सबसे बड़ा है, और कंटेनर पोर्ट भी बड़ा है ये। ठीक, 24 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें सार्क देश का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा देश है जो नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, देखिए सार्क में अब अफगानिस्तान आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, अपना भारत आ जाएगा, अपना श्रीलंका आ जाएगा, अपना नेपाल आ जाएगा, ये अफगानिस्तान आ जाएगा, ये सब होते हैं। लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं, तो म्यांमार नहीं हो जाएगा, म्यांमार इसमें से नहीं होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा से और मेरठ से जो आपको अशोक स्तंभ था वो दिल्ली लाए जाने का कौन लाया था? तो ये कौन लाया था ये बताना है आपको। तो ये लाए गए थे फिरोज तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है, भारत के सिकंदर।
अलाउद्दीन खिलजी कैंटीन व्यवस्था लागू किया था, घोड़े दागने की प्रथा लागू किया था, आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 27 के ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। ट्रिम्स न्यूज में भी रहता है, ट्रिम्स का क्या पूरा नाम है ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है। देखिए जितना भी आप क्वेश्चन सही करते हैं तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम कमेंट देखते हैं और उसकी अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, ठीक। तो मैं डेली आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसका आपको ड्यूटी बनना चाहिए कि आप लोग बताइए लास्ट में कि मैंने इतना क्वेश्चन सही किया, इतना क्वेश्चन गलत किया, कि मुझे भी अंदाजा मिले कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए 27 के ट्रिम्स जो है इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स नाम है। 27 के आंसर क्या हो जाएगा, बी फुल फॉर्म हो जाएगा इसका, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा के रूप में इसे जाना जाता है। काफी ज्यादा घना जंगल था, अब तो मतलब अब कट कुट गया है ज्यादा। तो ये अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। क्यों, अमेजन के वर्षा वन को, ठीक। तो 28 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये अमेजन जो नदी है, ये याद रखिएगा, अमेजन नदी विश्व के सबसे चौड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी आपको हो जाएगी नील नदी। अमेजन कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ऐसे पूछा जाए सबसे घनिष्ठ कहाँ पर आपको वन वन पाया जाता है विश्व में, तो आप देखिएगा ब्राजील का नाम आता है। और भारत में अगर वन की दृष्टि से देखा जाए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो मध्य प्रदेश आएगा, और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन एक सही नहीं है। बंगाल विभाजन के बारे में कौन इसमें से एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और लगाइए। देखिए बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 था। तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये बात सही है, ये ऑप्शन सही है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूस फ्रेजर था, ये भी बात सही है। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बीपीएससी में इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी सही है। कौन सी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के बाद। 1912 में भी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ये सरासर झूठ है, और ये 1911 में रद्द किया गया था, ठीक। ये याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का फिर से एकीकरण कर दिया गया, रद्द कर दिया विभाजन को। 29 के आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो विचित्र नाटक जो आत्मकथा है, ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, जो कि 10वें गुरु थे, ठीक। ये याद रखिएगा। 30 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के मुंबई के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ब्रांड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है। 2018 में ये आपका ब्रांड दर्ज कराए थे, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी गए थे। तो मुंबई इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ब्रांड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इंदौर नगर निगम। स्वच्छता दृष्टि से सबसे ऊपर रहता है इंदौर, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमिलित नहीं है, कि वहां पर कौन कौन प्रजाति नहीं पाई जाती, ये सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा जो केवलादेव है, ये पक्षी के लिए जाना जाता है, केवलादेव घाना। ये शेर जो दिया है, शेर के लिए गिर जाना जाता है, जो कि आपको गुजरात में है। और जिम कार्बेट जो है, ये आपको, ये तो सही जाना ही जाता है आपको, ठीक, बाघ के लिए। और जिम कार्बेट जो है ये आपको उत्तराखंड में पड़ेगा, ठीक। सबसे पुराना पार्क में आ जाएगा ये। काजीरंगा जो है असम में, काजीरंगा हुआ, डिब्रू साइकोवा हुआ, मानस हुआ, ये एक सिंह गेंडे के लिए जाने जाते हैं। पेरियार हाथी के लिए जाना जाता है, सही है। लेकिन ये केवलादेव जो है ना, ये वाला सही मिला नहीं है, ठीक। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई, ये आपको बताना है। तो ये जो की गई थी, ये नाबार्ड की गई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी इसी की व्यवस्था को बनाने के लिए, ठीक। 33 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र जो है, ये डांगर बैंक पूछ सकता है कौन कौन। तो डांगर बैंक है और ग्रेट फिशर, ये दो क्षेत्र है जो कि मछली आपको ज्यादा यहाँ पर है। तो निम्नलिखित में कहाँ ये स्थित है, ये स्थित कहाँ पर है, तो ये जो स्थित है ये है उत्तरी सागर में स्थित। 34 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। स्वराज पार्टी के बारे में, ठीक, ये कौन से कथन असत्य है, ये आपको बताना है। ये सबसे पहले चारों स्टेटमेंट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद निर्णय लीजिए। हाँ, अब देखते हैं। इस पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था, ये बात सही है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के जो वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए थे, ये सरासर गलत है, ठीक। ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और ये 1923 में ही आपको ये केंद्रीय विधान परिषद में चुनाव पार्टी 101 में से 42 सीटें पर जीत प्राप्त की थी। तो ये बात सही है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आल्हा उदल संबंधित है, कहाँ से ये संबंधित है। तो आल्हा उदल जो संबंधित है, ये आपको महोबा से संबंधित है, ठीक।
अलाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है। जो कोरल रीफ होते हैं ना, इसे महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, बढ़िया से वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पूरा आपको अच्छे से करा देता हूँ। सबसे बड़ा जो कोरल रीफ वाला पाया जाता है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि कोरल रीफ प्राणियों और प्रजातियों के समर्थन करता है। ठीक, और उस अर्थ में बहुत समृद्ध भी है, इसलिए यह। ठीक, तो सी आंसर हो जाएगा इसका सही सटीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत के को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है। देखिए, संसद को आपको राज्य सूची के विषय के बनाने में जब शक्ति मिलती है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलती है, ये आपको बताना है। क्योंकि राज्य सूची तो राज्य का विषय है, लेकिन संसद कानून बना सकता है, और उसका कानून जो होगा वो राज्य सूची में प्रभावी हो जाएगा, राज्य के बनाए हुए कानून से ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक, तो ये जो होगा ये 38 के आंसर क्या हो जाएगा, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 249 के तहत। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 के फेमा, जिसका फुल फॉर्म होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम होता है, कब लागू किया गया। ठीक, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो लागू किया गया था ये 2000 में लागू किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ये सबसे पहले वीडियो रोक कर अब पढ़ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 डिटेल से पढ़ लीजिए। आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है। आइसोथर्म, ठीक, ये बताना। आइसोबार में इसके समान आपको दाब वाले रेखा को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्म, जो जहाँ दाब समान हो। लेकिन मानचित्र पर जो समान ताप को मिलाने वाली रेखा होती है और ये खींची जाती है, उसे ही क्या बोला जाता है, आइसोथर्म कहा जाता है। ठीक, मानचित्र पर समान तापमान स्थानों वाली मिलाने वाली खींची गई रेखा को ही आइसोथर्म बोला जाता है। 40 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए इसे, कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई थी। जब लड़ाई हुआ था, बक्सर की युद्ध हुआ था, उसके बाद 1964 में बक्सर की युद्ध हुआ था, 1900 नहीं, माफ कीजिएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और उसके बाद निर्णायक युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का। और उसके बाद जो संधि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको दीवानी अधिकार दिया था, इलाहाबाद की संधि कहा जाता है इसे। तो ये कब दिया था, तो ये पूछ रहा है, यहाँ से आपको लगा देना होगा 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, ये याद रखिएगा। 41 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। पूर्ण क्वेश्चन है, बिहार में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो याद ही रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन हुआ था ये 1912 में हुआ था। ठीक, और ये जो हुआ था ये हुआ था आपको बांकेपुर, पटना बांकेपुर, ये याद रखिएगा। ठीक, पटना बांकेपुर, बांकेपुर पटना। 42 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिहार के किस जिले में कांप या बलथर मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पहले मैं क्वेश्चन आपको कराया था बिहार स्पेशल में। तो ये जो बिहार के किस जिले में कांप या बलथर मृदा आपको पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है भागलपुर वाले क्षेत्र में। ठीक, भागलपुर क्षेत्र। 44 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस प्रसिद्ध जलप्रपात को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। बिहार के नियाग्रा कहा जाता है किस, आपको प्रपात को बताइए। तो ये काकोलत प्रपात को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 46 है कि किस नदी घाटी को चौड़ा होने के कारण, किसी नदी घाटी क्यों चौड़ा हो जाता है। कोई नदी है, मान लीजिए पहले इतना में बह रहा है, अब इतना में वो चौड़ा हो गया उसका घाटी, आखिर इसका क्यों होता है। इसका इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि भूक्षरण होता है, इसकी वो मट्टी कटते जाता है। ठीक, इसके कारण वो चौड़ा होता है, बाढ़ के कारण मट्टी कटते जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा बी। और इसी में देखिएगा ये सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कि यहाँ पर उत्पात मचाती है बिहार में कौन सी, कोसी नदी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, बिहार का शोक। दामोदर नदी पहले उत्पात मचाती थी कहाँ पर, तो वो पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, और वैसे ब्रह्मपुत्र को वहाँ के असम का शोक कहा जाता है। ठीक, ये सब आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये है आपको सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है, यहाँ पर देखिए सिक्किम में स्थित है। ठीक, सिक्किम जो है ना, ये याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हम लोगों का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपको उत्तर प्रदेश होता है। ठीक, और ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या क्या होगा, तो लोकसभा की भी सीट सबसे ज़्यादा होगा, राज्यसभा का भी सीट सबसे ज़्यादा होगा, विधान परिषद का भी, विधानसभा का भी, इसका सीट सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है, मतलब आपको मिट्टी है, मृदा बताइए। ये मृदा, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट जो मृदा है ये जलोढ़ मृदा कहलाती है।
और जलोढ़ मृदा जो है ये आपको नदी वाली जो बहाकर मिट्टी उट्टी लाई जाती है उसे ही बोला जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर, पुरानी और मतलब नई और पुरानी, आपको खादर बांगर ये याद रखिएगा। और ये इसे रेगुर मृदा कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर कपासी मिट्टी या काली मिट्टी ऐसे याद रखिएगा। 48 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है, इसमें से बताना है कि गजलों के जनक किसे कहा जाता है। तो गजलों का जो जनक कहा जाता है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला भी यही शुरुआत किए थे भारत में, तबला, ठीक, और या मुहावरा उबरा ये सब बोलते रहते थे। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिब्राल्टर जल डमरूमत से होकर प्रवेश किया जा सकता है। जिब्राल्टर जल डमरूमत से होकर प्रवेश किया जा सकता है कहाँ पर, यह बताना है। तो अटलांटिक से भूमध्य सागर में प्रवेश किया जा सकता है जिब्राल्टर द्वारा, ठीक। 50 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्षता भी किए थे और आपको अध्यक्ष थे, और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। इसकी सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो सौर मंडल का 4 सबसे विशाल ग्रह में आपको देखिए ऐसे बता देता हूँ। देखिए ये आपको सूरज हुआ, उसके बाद बुध सबसे छोटा में आ जाएगा, बुध नजदीक में सबसे, फिर शुक्र पृथ्वी के जुड़वा इंसान के तारा, भोर के तारा सबसे चमकीला ग्रह, ठीक। फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद क्या क्या आएगा, तो बृहस्पति आएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर शनि आ जाएगा। ये आपको क्षुद्र पट्टी वाला बेल्ट है, बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, ठीक। और फिर उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है ना, यहाँ पर देखिए आपको अरुण वरुण आता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूछे कि सबसे विशाल ग्रह के आपको अवरोही में, तो ऐसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये इसका आंसर हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आपको सौरमंडल का, और इसके सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। दरोगा में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 53 है कि दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन है, या महिला आपको शासिका पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, या राजकर्ता। तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ये याद रखिएगा। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है, यह बताना है। तो प्रसिद्ध आपको फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी लोकमान बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक। लोकमान बाल गंगाधर केसरी, इनके द्वारा ही पत्र शुरू किया गया था। और ये आपको जो गणेश उत्सव मनाया जाता है मुंबई महाराष्ट्र में, इनके द्वारा ही गणपति उत्सव, शिवाजी के जो त्यौहार आपको मनाया जाता है, शिवाजी छत्रपति महोत्सव जो मनाया जाता है, वो भी इनके द्वारा ही शुरुआत किया गया था महाराष्ट्र में। 54 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बहुत बीबीआई क्वेश्चन, इस बार भी ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये मैं पहले ही करा चुका था मास्टर वीडियो। इस बार मास्टर वीडियो जो भी देख कर गए होंगे बीपीएससी में, पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन बिहार का कर आए होंगे, क्योंकि मात्र मैं 150 क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें से बहुत मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गया है। 1930 में बिहार किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे स्वामी शाहजानंद ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 देखिए नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। तो नील दर्पण के जो लेखक हैं ये दीनबंधु मित्र हैं, दीनबंधु मित्र हैं, ये याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है या ठाकुर जो है, इनको याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आज के एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि इस समय एनटीपीसी का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक। तो ये 1913 में इनको मिला था। गीतांजलि की सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार इन्हें भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन मैन सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तब ब्रिटिश हाउस में जो आपको सबसे पहले भर्त्सना की थी निष्कासन सिद्धांत, जो आर्थिक निष्कासन सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको जो बताया गया था, ये आपको दिया गया था किसके द्वारा, ये भी पूछ सकता है कि जो धन का निष्कासन सिद्धांत जो दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। इन्हें वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है भारत में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। 57 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दक्षिण नवल कमांड, नेवल यहाँ पर होगा, नवल नहीं, दक्षिण नेवल कमांड जो है ये आपको मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। दक्षिण नेवल कमांड के आपको बताना है मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण नेवल कमांड का जो मुख्य कार्यालय है ये स्थित है कोची में, ठीक। कोची केरल में स्थित है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल, देश नहीं यहाँ पर देखिएगा, माफ कीजिएगा, ये दिया है कि कौन से देश का, निम्नलिखित में कौन से देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल जो है ये आपको हो जाएगा असम राइफल्स। ये लगभग 1835 में इसकी स्थापना, उस समय ही 1835 है, उसी समय के करीब आप देखिएगा कि इसकी स्थापना हुआ था असम राइफल का। बहुत पुराना है ये, ठीक। और उसके आपको बाद में जो सीआरपीएफ भी बना था आज़ादी से पहले ही सीआरपीएफ का भी। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। जो फिनिक्स फॉर्म है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये देखिए, तो फिनिक्स फॉर्म जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म
यहाँ से आपको साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान से क्वेश्चन देखते चलना है। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और बार बार आप लोग द्वारा कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा और भी वीडियो छोटा कर दीजिए, तो कोशिश यही है कि जितना हो सके जरूरी मैं वो उतना बता रहा हूँ, और आपको एक टेस्ट के भांति क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप भी टेस्ट लगाकर आराम कर लें। क्वेश्चन नंबर 61 है कि तेल को जमने में निम्नलिखित में क्रिया होती है, ये बताना है कि तेल को जमने में निम्नलिखित में क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है ये आपको बताना है तेल के जमने में। तो ये जो होती है, ये तेल के जमने में जो क्रिया होती है, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक। असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक। तो 61 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निम्नलिखित में के बराबर होता है। तो ये आपको निर्वात में अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका वेग किसके बराबर होगा, तो वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा, ठीक। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखिए एक प्रकार का प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, ये आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। तो टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का है, तो 63 के आंसर सी हो जाएगा, ये आपको दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए कि 64 है कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत है, जो रॉकेट है इसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। ईंधन के रूप में प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है, प्रणोदक, और इसमें बताना है कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत है आपको आधारित, ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। ये 64 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। तो ये भी पूछ सकता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, ठीक। तो देखिए जो मानव का पीएच वैल्यू है रुधिर का, ये होता है आपको क्षारीय, क्षारीय होता है, ये हो जाएगा आपका 7.4 होता है। क्षारीय किसे बोलते हैं, इसे 7.4 होता है, आप याद रखिएगा। मानव रुधिर का जो 7 से ऊपर है ना आपको पीएच स्केल पर मान, उसे क्षारीय, और नीचे है तो उसे अम्लीय बोला जाता है, ठीक। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमको दरोगा का क्वेश्चन इजी लगता है बशर्ते बिहार पुलिस से, बात सही है। दरोगा का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मेंस का भी क्वेश्चन इजी है और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन इजी है बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस की अपेक्षा, क्योंकि बिहार पुलिस में कंपटीशन टफ होता है, 12th पर फॉर्म भरना होता है, ठीक। अब यहीं देख लीजिए कि 6 से 7 लाख लड़के दरोगा में है, और वहीं इस बार 16 लाख के लड़के जो करीब है आपको बिहार पुलिस में है, तो समझ लीजिए कितना टफ कंपटीशन है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि के मापने में किया जाता है। जो पायरोमीटर है इसका उपयोग निम्नलिखित राशि को मापने में किया जाता है, ये किसको मापने में किया जाता है ये आपको बताना है। पायरोमीटर मैं पहले भी साइंस में क्वेश्चन कराया था आपको। तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, उच्च ताप। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण है। इंद्रधनुष, इसमें से ऑप्शन चूज करना है आपको, ठीक। तो इसमें से जो हो जाएगा सटीक आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष बनने का प्रमुख, ये बड़ विक्षेपण हो जाएगा, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है। अब देखिए सदिश को इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर राशि, वेक्टर, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो स्केलर होता है उसे अदिश बोला जाता है, ठीक। तो अदिश में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और वहीं सदिश में डायरेक्शन में इसकी दिशा की जरूरत होती है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सदिश पूछ रहा है तो इसमें भार जो हो जाएगा, भार ये सदिश राशि हो जाता है, क्योंकि भार के साथ एम और जी भी लग जाता है, और जी कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखाता है, तो ये हो जाएगा भार जो हो जाएगा। बाकी विद्युत धारा, ताप, दबाव, ये सब क्या है, ये सब जो भी हो जाते हैं ये आपको अदिश राशि हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं को क्या कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है डोमेन, डोमेन कहा जाता है, क्या, डोमेन, ठीक। ये याद रखिएगा, बी हो जाएगा आंसर इसका। तो 69 का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित में संकल्पना प्राप्त होती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता था, यह देख लीजिए। सबसे पहले आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन के जो प्रथम नियम कहता था कि कोई भी जो आपको चीज है वो आपको या तो विरामावस्था में रहेगा तो विरामावस्था बनाए रखेगा, या गति है तो एक समान गति ही बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाकर उसका ये बदला जाए, ठीक। क्या नहीं बदला जाए, जड़त्व नहीं बदला जाए, ठीक। तो ये आपको गति के नियम से क्या पता चलता है, जड़त्व के बारे में पता चलता है, ठीक। जड़त्व, ये याद रखिएगा, जड़त्व के बारे में पता चलता है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जोनास सल्क जो है, ये जोनास सल्क है, ये किसका आविष्कार किए थे, ये किसके लिए फेमस हो गए थे, जोनास सल्क जो है आविष्कार कर, ठीक। तो ये जो पोलियो टीका का, ये याद रखिएगा। 72 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है जब, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो है ये दुगुना हो जाएगा कब, ये आपको बताना है। तो ये सरल लोलक की लंबाई जब बढ़ जाती है 4 गुना,
तो ये सी का आंसर क्या हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा, ये आपको 73 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि क्रोमेटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी, ये आपको किस सिद्धांत पर है आपको बताना है। 74 का आंसर बताना है आपको। तो ये है अलग अलग अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये आपको बनाना है। लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब, लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति है उसका भार कब अधिक महसूस होता है उसको, लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब, ये आपको बताना है। जब उसका भार आपको बताना है, बताइए। तो ये लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही हो, लिफ्ट की ऊपर की ओर बढ़ रही होती है त्वरण से, तो ये आपको 75 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 76 है कि त्वरण, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 76 के पृथ्वी के ऊपरी पापड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व निम्नलिखित में है। तो अगर आपको ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया है तो आपको आराम से ऑक्सीजन लगाना होगा कि पृथ्वी के ऊपरी पापड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व पूछ रहा है, तो ये आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के परमाणु बम निम्नलिखित में से सिद्धांत पर काम करता है। जो परमाणु बम है, बम, ये जो किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। परमाणु बम होता है एक हाइड्रोजन बम होता है, तो हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन आपको सलेन पर, इसकी हाइड्रोजन का सलेन होता है वो हाइड्रोजन बम हो जाता है। और यहाँ पर जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय सलेन जो होता है उस पर हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। आपको याद रखिएगा हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, लिटिल बॉय और फैट मैन नामक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि सीसा लेड का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। जो सीसा है, लेड है, इसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका निष्कर्षण किया जाता है ये आपको बताना है किससे, तो ये गैलेना से किया जाता है, किससे, गैलेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है कि वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है। जो वातावरण का ओजोन परत है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, समताप मंडल में यह मिलता है, ये किसको अवशोषित कर लेता है, किस किरण को, आपको सूर्य के हानिकारक विकिरण जो है ये आपको पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, ठीक। 79 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है बोर सिद्धांत निम्नलिखित को समझाता है। जो बोर सिद्धांत है, बोर द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है, ये क्या समझाता है ये आपको बताना है। बोर सिद्धांत क्या समझाता है, देखिए ये आप सामने ऑप्शन है आपका, ठीक। तो जो बोर से सिद्धांत है ये आपको क्या समझाता है ये बताइए। ये सिद्धांत समझाता है, बोर्स के जो सिद्धांत है निम्नलिखित समझाता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली का स्पेक्ट्रम, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 के प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आपको प्रकाश का वेग जो मापा गया था ये किसके द्वारा मापा गया था, ये मापा गया था किसके द्वारा बताइए। तो ये मापा गया था रोमर द्वारा, रोमर, ठीक। ये याद रखिएगा, 81 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि मानव के आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है। जो मानव के आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है ये आपको बताना है कौन सा अम्ल है। तो मानव के आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल का नाम है आपको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। 82 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुला छोड़ दिया जाए तो हो जाते हैं, ठीक। मान लीजिए कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर है, इसकी फ्रिज आपका, उसको उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है, पढ़कर बताइए। ये जो हो जाता है कि कमरा जो होता है धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ठीक, गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पोलोनियम की खोज किसने किया था। तो पोलोनियम हुआ या रेडियम हुआ, इसकी खोज जो श्रेय जाता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो मैडम क्यूरी हो जाएंगी, मेरी क्यूरी, ठीक, इन हो जाता है, नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला था। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। जो तारों के बीच की दूरी है या तारों के बीच की, हमारे पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो किसमें ज्ञात किया जाता है। तो दूरी की इकाई जो है ये आपको प्रकाश वर्ष है और इसी में ज्ञात किया जाता है, ठीक। 85 का आंसर हो जाएगा डी। इस बार तो बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि आपको जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है, तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है दूरी की वो होता है पारसेक। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसमें से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय पशु जो हो जाता है बाघ हो जाता है, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और बाघों का मतलब ये बोला जाता है, राज्य किसे बोला जाता है, टाइगर स्टेट, तो मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में कौन से उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक। कौन सी ऐसे उत्कृष्ट गैस है, ठीक, निष्क्रिय गैस ये जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये है आपको बताना है रेडोन गैस से। क्या होना है, रेडोन, रेडोन यहाँ पर हो जाएगा रेडोन गैस। 86 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि 1 नैनो सेकेंड में होते हैं, 1 नैनो सेकेंड में क्या होते हैं आपको बताना है। तो 1 नैनो सेकेंड कितने के बराबर होते हैं, तो 10⁻⁹ सेकेंड के बराबर होते हैं 1 नैनो सेकेंड, ठीक। तो 87 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग है।
जो रंगीन टेलीविजन है इसमें कौन से प्रयुक्त होते हैं? तो प्राथमिक रंग प्रयुक्त होते हैं रंगीन टेलीविजन में। और ये जो होते हैं ये कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा, ये आपको प्राथमिक रंग भी कहलाता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन या प्रतिरोपण किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन प्रतिरोपण भी हो सकता है यहाँ पर, किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। 89 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि श्यानता की इकाई है जिससे विस्कोसिटी बोला जाता है, श्यानता को, ठीक। इसकी इकाई क्या है आपको बताना है। तो श्यानता की इकाई जो है ये पॉइज है, ठीक, पॉइज। 90 का आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है, ठीक। मैथ का क्वेश्चन आराम से करते चलिए और जो भी आपको जितना स्कोर आएगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। शर्माने की जरूरत नहीं है, जितना बनाए हैं सही उतना बता दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। एक अष्टभुज के 18 विकर्ण होंगे। कैसे? तो फॉर्मूला लगाइए, एन स्क्वायर माइनस 3n बटा में 2, ये लगाइए। एन जो है ये भुजा है तो यहाँ पर 8 रखिएगा तो 8 64, और यहाँ पर क्या है 3n है, मिस कटली की 24, 64 में से 24 घटा दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, जो बचकर आ जाएगा 40, 40 बटा 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, नहीं देखिए यहाँ पर 40 बटा 2 कीजिएगा तो कितना बचा, 20 बचकर आएगा तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर, माफ कीजिएगा यहाँ पर बी होगा आंसर, ठीक। ये याद रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर कैसे होगा फिर से मैं बता देता हूँ। अष्टभुज पूछ रहा है तो एन स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला होता है -3n और बटा में 2 होता है, ठीक। अब यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर विकर्णों की संख्या, तो यहाँ पर जो आपको ये जो n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या है तो 8 64 हो जाएगा, 24 घट जाएगा 64 में से 40, 40 बटा में 2 मिस की 20 आंसर आएगा, सटीक इसका आंसर 20 होगा। मैं नीचे बना भी दिया हूँ, देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। उसी तरीका से एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या जो है ऐसे ऐसे कर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ये खुद को बनाना है, बस मैं तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए बोल रहा है कि योगेश का वेतन 20% वृद्धि कर दी गई है, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर योगेश के कितने प्रतिशत अथवा लाभ होगा, हानि होगा, ये भी पूछ रहा है लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए पहले वृद्धि किया है 20, और फिर क्या कर दिया है, घटा दिया है 20, और यहाँ पर क्या कर दिया जाता है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 20 × 20 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, मीन्स की -4 में आ जाएगा तो -4% की लाभ नहीं हानि होगा, माइनस में आ रहा है तो हानि होगा। और ऑलवेज माइनस में आपको आएगा, एक अगर माइनस में होता है तो, ठीक, ऑलवेज माइनस में ही नहीं आता है। मान लीजिए कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपको 30% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए तो इस स्थिति में तो लाभ ही आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92 के आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा ये फॉर्मूला लगाकर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष बचेंगे। तो किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेंगे। तो सबसे बढ़िया है कि 21 में आपको 19 से भाग दे दीजिए, एक बार में 19, यहाँ पर दो ऑप्शन में है तो आराम से ये लगा लीजिएगा, ये 2 बचेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर घंटा चाल से भाग रही आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। देखिए ये बोल रहा है कि एक ट्रेन जा रहा है, एक 64 किलोमीटर के हिसाब से, एक व्यक्ति भाग रहा है 8 किलोमीटर के हिसाब से, दोनों एक दूसरे के विपरीत, और ये 200 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो एक दूसरे को पार करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 200 ऊपर रख लीजिएगा और इसे दोनों को जोड़ दीजिएगा, 64 को और 8 को जोड़ दीजिएगा, ठीक, और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा, तब जाकर आंसर आएगा ना मीटर प्रति सेकंड में। तो इतना में आपको इसको दोनों को जोड़कर मीटर प्रति सेकंड से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 सेकंड आ जाएगा, ये आपको कर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ये देखिए कि 5 संख्याओं का योग 240 है, 5 संख्या है उसके योग 240 दिया है, ठीक। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 2 संख्या का औसत 2 है तो इसका आपको संख्या क्या हो जाएगी, 30 दूनी के 60 हो जाएगी, ठीक। फिर अंतिम 2 संख्याओं का औसत 40 है तो इसका भी हो जाएगा 7 दूनी के 100, मतलब 140 और 60 यहाँ पर 200 हो जाएंगे, ठीक। यह पूछ रहा है कि तीसरी संख्या कितना है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाना चाहिए आपको, 200 आपको 40 में से ये घट जाएगा तो यहाँ पर तीसरी संख्या कितना निकल कर आ जाएगा, 40 आपको 200 आ जाएगा था ना, ये 7 दूनी के 14, क्योंकि ये आपको औसत में दे रहा है 2 का औसत यहाँ पर है, लास्ट के और शुरू के 2 यहाँ पर है, 30 दूनी के 60 यहाँ पर देखिए दे रहा है, तो 30 दूनी के 60 और यहाँ पर 7 दूनी के 14, 200 में 240 में से घट जाएगा तो तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगा, 95 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पर देखिए ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, बी सी से दुगना बड़ा है, यदि ए बी सी की कुल उम्र 27 है तो बी की आयु कितना होगी। इसमें ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, ये देखिए ये क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है। सी की कुल उम्र 27 वर्ष दिया हुआ है, ए बी सी की कुल उम्र 27 वर्ष दिया है, ठीक। यहाँ पूछ रहा है ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, बी सी से दुगना है, तो सी यहाँ पर x मान लीजिएगा, ठीक।
सी एक्स मान लीजिएगा, तो बी क्या है, सी से दुगना है, तो यहाँ पर जो बी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मानते हैं क्योंकि x मान लीजिए तो b की आयु 2x हो जाएगा। और a क्या है, a b से 2 वर्ष अधिक है, तो a क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस a जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2, और तीनों को जोड़िएगा, ठीक, तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आराम से निकल कर x का वैल्यू आ जाएगा, फिर बैठाकर आप निकाल लीजिएगा, x का आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। कैसे आएगा नीचे बनाए हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। सी की आयु x मान लीजिएगा, बी की आयु 2x हो जाएगा, अतः a की आयु क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, तीनों को जोड़िएगा तो 27 वर्ष दे रहा है तीनों को जोड़कर, तो 5x बराबर 25, x बराबर आपको 5 दिया, और आपको b कितना माना गया है 2x, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा 5 में, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपके सामने है, वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। ये आपको पहला निकाल कर फिर दूसरा घटाना पड़ेगा दूसरा में से, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह धन बताना है, ठीक, वह धन बताना है सबसे पहले, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर आपको 1200 रुपया आ जाएगा, बनाइएगा, ये आपको खुद बनाइएगा, ठीक, 97 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के 6 सेमी व्यास वाले गोले को पिघलाकर एक मिमी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेमी दिया है, यहाँ पर मिमी दिया है, तो इस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलती हो जाता है थोड़ा भी अगर इधर उधर कीजिएगा तो, और ऑप्शन में आंसर भी वैसा ही मिल जाता है, ठीक। मिमी त्रिज्या वाले तार बनाया जाए, ये पिघलाकर तार बनाया जाता है, तो इसकी लंबाई क्या है, तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई x मानकर ये बना सकते हैं आप, ठीक। तो मैं बस आंसर इसका बता देता हूँ आपको। फार्मूला 2 इसमें याद होना चाहिए, एक तो गोला के फार्मूला, ठीक, आयतन का, और एक आपको किसका फार्मूला याद होना चाहिए, तो एक आपको जो बेलन है उसके आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये त्रिज्या वाले बनाया जाए, तार की लंबाई पूछ रहा है, ठीक। तो दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए पहले, और यहाँ पर निकल कर आप लगाइएगा फार्मूला, बेसिस क्वेश्चन है ये, आराम से बन जाएगा आपका। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि मसा 6 है तो इनका लसा क्या होगा। इसकी लसा इंटू मसम, इसकी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 216 दे रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 6 से भागा कर दीजिए, शॉर्ट में फर्क है, तो यहाँ पर 36 आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। 99 के आंसर 36, यहाँ पर देखिए 99 के आंसर क्या हो जाएगा, 36 निकल कर आ जाएगा, भागा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कि आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, ये आपको बनाना है इत्मीनान से, अच्छे से बैठकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं, ए सी मिलकर 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक। टोटल कार्य निकालकर सी कितना कर रहा है उससे डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना आंसर, तो फिर बनाइएगा वीडियो रोककर, ये आ जाएगा 80 दिन निकल कर, ठीक, सी 80 दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने कराया, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन बताया, कितना क्वेश्चन सही है ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।